हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। चलिए, वैसे तो गुड इवनिंग का टाइम चला गया, अब टाइम है गुड नाइट का। आज की क्लास काफ़ी लेट है, लेकिन ये आर्टिकल बड़ा इंफॉर्मेटिव है, भरा हुआ है वोकैब से, ग्रामर से। और मेरी कोशिश ये होती है टाइम जितना भी मिले अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेट ही मिले आपको, लेकिन मिले ज़रूर। तो चलिए क्लास को आज की शुरू करते हैं। इकोनॉमिक आर्टिकल है, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे पता है आप लोगों को, लेकिन आपको इनको भी पढ़ना सीखना है। जीएसटी को, सेस को, कंपनसेशन को, ये सब चीज़ें बहुत आसान है अगर 10-15 आर्टिकल ठीक से आप पढ़ लें तो। सब कुछ बेसिक से करेंगे कवर क्लास में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें अगर ये क्लास आपके काम आती है। कह रहा है रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स। देखिए, फॉर्म मतलब रूप, रिफॉर्म मतलब किसी चीज का नया रूप लाना, यानी उसमें बदलाव लाना, सुधार लाना। और रिक्वायर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, रिक्वायर वर्ब की, जरूरी, नेसेसरी। कह रहा है ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं जीएसटी में, सुधार लाए गए हैं जो काफी रिक्वायर्ड थे, जिनकी बहुत जरूरत थी। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखो। रिक्वायर्ड यहां पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिफॉर्म यहां पे नाउन था। कह रहा है रिस्किंग सम रेवेन्यू टू बूस्ट कंजम्पशन विल हेल्प द इकोनॉमी। कह रहा है रिस्क करने का जो काम है, रिस्क करना यानी किसी चीज को जोखिम में डालना। कह रहा है जी रिस्क में डालने का काम जो है थोड़े रेवेन्यू को, सरकारी खजाने को, और क्यों, बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कंजम्पशन को, या लोगों में खरीदारी को, उपभोग को। कह रहे ये रिस्क करने का काम जो है ना, ये बुरा नहीं है, ये हेल्प करेगा इकोनॉमी को, मदद देगा अर्थव्यवस्था को। तो सरकार अगर जीएसटी कम करेगी तो सरकार के खजाने में कम पैसा आएगा, सरकार खर्चा भी कम कर पाएगी, लेकिन इससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, देर सवेर सरकार की जीएसटी का जो डिमांड है, जो टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। चलिए, रिस्किंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। पता ना आपको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसको वर्ब नहीं कहते, उसको जीरंड बोलते हैं। नाउन की तरह काम करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। वर्ब है इसकी विल हेल्प, बूस्ट करना, किसी को बढ़ावा देना। कंजम्पशन होता है उपभोग, आप जो बाजार से सामान लाते हैं, सब्जियां, राशन, फ्रिज, टीवी, कार, ये सब कंजम्पशन है। जितना कंजम्पशन देश में होता है उतनी इकोनॉमी का चक्का तेजी से घूमता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई या खजाना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की दिखाता हूँ वोकैब। इकोनॉमिक आर्टिकल है तो वोकैब भी इनकी स्पेशल होती है, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। YT ऐप को जरूर डाउनलोड करें, यहाँ पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है, काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का, 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे, एडवांस मैनर में ऐसे, प्रेसी, आंसर्स को कैसे डील करना है। ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पहला जो वर्ड है अपने आज का है लिटिगेशन। क्या होता है लिटिगेशन? कोर्ट केस को बोलते हैं लिटिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स को, कानूनी कार्रवाई को। लिटिगेशन कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर बिजनेसेस। कानूनी कार्रवाइयां या कोर्ट केस बड़े कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं व्यापारों के लिए, बिजनेसेस के लिए। चलिए, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल या लॉ सूट भी बोलते हैं, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आएगा, मैं उसकी हिंट आपको यहीं पे दे रहा हूं। हिंट देने से क्या होता है, थोड़ा दिमाग चलेगा तो आपको दिमागी चीजें दिमाग में बिठा पाओगे। अगर कॉस्टली की जगह पे मैं कॉस्टलियर लगा दूं
तो इस सेंटेंस को आप कैसे इंप्रूव करोगे? लिटिगेशन कैन बी कॉस्टलियर एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर बिजनेसेस। थोड़ा दिमाग दिमाग पे जोर दो, आगे आएगा जब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा। अगला वर्ड अपने पास इक्विवोकैलिटी। देखिए वोकैलिटी मतलब बोल, शब्द, इक्वी मतलब बराबर। मैं आपसे पूछूं चाय पीनी है, आप बोलो हाँ छोड़ो। अब ये कैसी बात हुई? जब आपकी इंडिकेशन मिक्स्ड होती हैं, जब चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती है, आप दोनों तरफ की बात कर देते हो, वो बात कहलाती है इक्विवोकैलिटी। अनक्लैरिटी भी इसको बोल सकते हैं। इसके लिए और भी अच्छे वर्ड है एम्बिग्विटी, एम्बिवलेंस, वेगनेस। तो आज एम्बिग्विटी यानी अनक्लैरिटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। आपसे मैंने पूछा चाय पीनी है, आपने जवाब की जगह मुझे एम्बिग्विटी दिखाई, हाँ छोड़ो, है ना, पी भी लूंगा लेकिन छोड़ो। चलिए, द वर्ड इज एंक्शियस ओवर द यूएसएस इक्विवोकैलिटी और एम्बिग्विटी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ताइवान। पूरी दुनिया एंक्शियस है, थोड़ी सी परेशान है अमेरिका की इक्विवोकैलिटी को लेकर के या अनक्लैरिटी को लेकर के ताइवान की सिक्योरिटी के बारे में। चलिए अगला वर्ड अपने पास लैंडमार्क। बड़ा आसान वर्ड है। लैंड मतलब जमीन, मार्क मतलब निशान। आप हाईवे पर निकल जाओ किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में, स्टेट में, तो हर 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद आपको एक मील का पत्थर दिखेगा जिस पे लिखा होगा बनारस 50 किलोमीटर, बलिया 60 किलोमीटर, अहमदाबाद 100 किलोमीटर। ये मील के पत्थर ही लैंडमार्क कहलाते हैं। अब देखो इनको लैंडमार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आप निकले हो 100 किलोमीटर की जर्नी पे, तो अगर लैंडमार्क दिखा रहा है 100 तो मतलब जर्नी शुरू हुई है। अगर वो दिखा रहा है 50 मतलब आधी जर्नी पूरी हो गई है। तो आपकी जर्नी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताते हैं लैंडमार्क। अगर लैंडमार्क 10 बता रहा है मतलब जर्नी लगभग जो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो अगर हिस्ट्री में कुछ भी यूनिक या हिस्टोरिकल हुआ हो तो उसको अपने बोल देते हैं लैंडमार्क मोमेंट, है ना। ये मोमेंट जो है मील के पत्थर की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखने लायक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया है एक मील के पत्थर जैसा फैसला या बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इस मामले पे। लैंडमार्क को मैंने बहुत कहानियों के साथ समझाया आपको, लेकिन ये वर्ड आज नहीं आएगा आर्टिकल में। इसका सिनोनिम आएगा वाटरशेड। देखिए माइल पोस्ट और लैंडमार्क एक ही बात है ना। अमेरिकन जो है किलोमीटर की जगह माइल का इस्तेमाल करते हैं, मील का, तो मील पोस्ट वही हो गया। और वाटरशेड क्या होता है? देखिए ऐसी जगह जहां से पानी निकल रहा हो वो कहलाता है वाटरशेड। मतलब ये जगह जो है वाटर को शेड कर रही है, झरने को बना रही है। तो देश को आज़ादी मिली तो ये वाटरशेड मूवमेंट था, क्योंकि वहां से एक आज़ाद भारत देश का जो है, समझ गए ना, सफर स्टार्ट हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से कोई नई जर्नी शुरू हो, लैंडमार्क की तरह ही वाटरशेड नाम का वर्ड भी ऐसा ही मीनिंग रखता है। चलो अगला वर्ड अपने पास रील फ्रॉम या रील अंडर। रील का मतलब होता है लड़खड़ाना। रील फ्रॉम, रील अंडर करना, किसी चीज के बोझ तले जो है लड़खड़ाना, मुश्किल वक्त से गुजरना किसी चीज की वजह से। आवर इकोनॉमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर कोविड-19 पैंडेमिक। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी रील फ्रॉम या अंडर कर रही है कोविड-19 की महामारी से। अब ये सेंटेंस मैं बदल दूंगा, महामारी काफी टाइम हो गया गए हुए। चलो, लड़खड़ाने के लिए अंग्रेजी में एक और वर्ड है फॉल्टर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शराबी करता है ना, पी करके इधर उधर, एक पांव इधर एक उधर। तो फॉल्टर या लर्च, लड़खड़ाने वाले वर्ड्स हैं। आज ये वर्ड फॉल्टर अब आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास ऑफ सेट। देखिए ऑफ सेट का मतलब होता है भरपाई करना या दो चीजों को बराबर करना। जैसे आपने 10 रुपये मुझसे मांगे, मैंने 10 रुपये आपको दिए, उधार चढ़ गया, और उसके बदले में आपने मेरी मदद कर दी, समझ गए ना, किसी मामले में कहीं भी। तो आपने अपनी मदद से इस कर्जे को ऑफसेट किया है, काउंटर बैलेंस किया है ना। तराजू के एक पाले में कुछ रखा गया तो दूसरी तरफ कुछ वजन रखा जाएगा ताकि दोनों ऑफसेट या काउंटर बैलेंस हो जाए। तो ऐसे ही वर्ड आप याद रखें। योर वर्च्यूज कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस। आपके गुण या अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों को कभी बराबर नहीं कर सकती हैं। अच्छाइयाँ अपनी जगह, बुराइयाँ अपनी जगह। मेकअप फॉर करना, भरपाई करना, कंपेंसेट, काउंटरवेल सभी इसके सिनोनिम है। ये वर्ड जो है आपको ऑफसेट यू विल सी इन टुडेस आर्टिकल। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। शीट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ग्रुप को जाकर के, ठीक है ना, ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक दिया गया है। अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें। देखो आज के आर्टिकल की टोन है होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक।
आशावादी टोन में बता रहा है कि सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं कि जीएसटी को कम किया जाएगा, ये बहुत जरूरी थे, रिक्वायर्ड थे, और ये रिफॉर्म्स देर से आई सवेर से आए, अब बहुत कुछ अच्छा करेंगे इकोनॉमी के अंदर। तो एकदम होपफुल होकर के आज का आर्टिकल लिखा गया है, पढ़ने में आपको अच्छा सा फील होगा। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, आराम से इसका मीनिंग निकालना है, पढ़ना नहीं है, मीनिंग निकालना है, जितना हो सके निकाल लो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरे साथ पढ़ो, आप पता लगे आपको कहां कमियां हैं। शुरू करें। कह रहे द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रपोजल्स टू रिफॉर्म द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी सिस्टम आर बोल्ड एंड टाइमली। कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रपोजल हैं, प्रपोजल का मतलब होता है सुझाव, और किस चीज को लेकर के, रिफॉर्म करने के लिए, सुधार लाने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, जीएसटी के सिस्टम में। ये सारे ही प्रपोजल जो है ना, एक तो बड़े बोल्ड हैं और दूसरा वक्त पे आए हैं, टाइमली हैं। बोल्ड का मतलब आप समझते ही हैं, एकदम है ना, मजबूत, जिसमें जिगरा हो, करेज हो। तो बहुत करेजियस मूव है, गवर्नमेंट के प्रपोजल है, इतना इतना टैक्स काटना बड़ा बहादुरी का काम होता है, तो ये बोल्ड है, टाइमली है। चलिए, प्रपोजल सब्जेक्ट है, नाउन है, वर्ब है इसकी आर। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते जाना है, सारे सब्जेक्ट ग्रीन में, सारी वर्ब्स पिंक में। कह रहे दे स्टैंड टू बेनिफिट द मिडिल क्लास एंड बिजनेस कम्युनिटी। कह रहे ये जो दे है ना, अब दे कौन है, प्रपोजल्स के लिए आया है। बहुत सारे, मैं 1 मिनट आपका लूंगा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि दे जो है सिर्फ ह्यूमंस के लिए आ सकता है ना। टेबल कुर्सी रखे हुए हैं, मान लो टेबल्स लिखे हुए, तो टेबल्स के लिए दे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में दे एनिमेट और इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आ सकता है। तो प्रपोजल्स यानी दे। कह रहा है ये सारे प्रपोजल जो है ना, स्टैंड करते हैं, ये खड़े हैं एक पोजीशन में। और कौन सी पोजीशन, बेनिफिट करने वाली या लाभ देने वाली। और किसको, मिडिल क्लास को और बिजनेस कम्युनिटी को, सबको इससे फायदा मिलेगा। और कैसे मिलेगा, कह रहा है एज द गवर्नमेंट क्लेम्स, जैसा कि एज सरकार दावा करती है, क्लेम करती है। चलिए, दे की वो है स्टैंड। स्टैंड के बाद में टू बेनिफिट लिखा हुआ है, स्टैंड प्लस में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो। चलो, कॉन्सेप्ट में आपको पूरा भी डिटेल में करवाता हूं। अभी स्टैंड टू बेनिफिट का मतलब है वो एक पोजीशन में है कि वो बेनिफिट करेंगे। कह रहा है जी, ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको मैं, स्टैंड से कैसे स्ट्रक्चर बनानी है। कह रहा है शिफ्टिंग 99% ऑफ द आइटम्स in the 12% slab to a 5% tax rate and 90% of the items in the 28% slab to 18% will substantially reduce the tax burden on most consumers। कह रहा है जी, शिफ्ट करने का जो काम है ना, 99% आइटम को जो 12% की स्लैब में हुआ करती थी, और कहां पे ले आएंगे शिफ्ट करके, 5% के जीएसटी की स्लैब में। तो जीएसटी की 3 स्लैब है, 5, 12 और 28। तो 12 में से ज्यादातर जो आइटम्स हैं वो 5 में आ जाएंगी, और 90% जो 28 वाली आइटम थी, बड़ी कारें, महंगी चीजें, चश्मे, ये आ जाएंगी 12 में। कह रहा है ये दोनों काम जो है ना, ये सब्सटेंशियली या बहुत बड़े स्केल पे, सिग्निफिकेंट स्केल पे कम कर देंगे टैक्स की बर्डन को या बोझ को, ज्यादातर कंज्यूमर्स पे, मोस्ट कंज्यूमर्स पे। चलिए, शिफ्टिंग सब्जेक्ट है, एक नाउन है, वर्ब है इसकी विल रिड्यूस। सब्सटेंशियल यानी बहुत बड़ी मात्रा में हो, जो सिग्निफिकेंट हो, नोटिसेबल हो। सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियल से एडवर्ब बनाई गई है, बहुत बड़े स्केल पे कोई होने वाला काम। 2 कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, फटाफट सिखा देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है, देखिए, मोस्ट अगर बिना द के आ जाए तो इसका मतलब होता है ज्यादातर। ज्यादातर का मतलब समझते हैं ना, जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट गर्ल्स, ज्यादातर लड़कियां, मोस्ट कंज्यूमर्स, ज्यादातर उपभोक्ता। लेकिन अगर मोस्ट किसी एडजेक्टिव के आगे आ जाए और उसके आगे द लगाओ, तो मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। जैसे द मोस्ट एक्सपेंसिव का मतलब है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। तो आपने द मोस्ट एक्सपेंसिव लिख के इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई है, सुपरलेटिव डिग्री आप समझते हैं। तो ये मोस्ट का चक्कर समझना, नाउन से पहले इसके आगे द मत लगाना, ऑन द मोस्ट मत लिख देना, और एडजेक्टिव से पहले द मोस्ट लग के सुपरलेटिव डिग्री बनाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, स्टैंड वर्ब जो है ना, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और इसके 2-3 मीनिंग्स खड़े होने से ही बने हुए हैं। स्टैंड के बाद में कोई इन्फिनिटिव आ जाए, जैसे स्टैंड टू गेन, स्टैंड टू लूज, स्टैंड टू बेनिफिट,
इसका मतलब होता है एक पोजीशन में होना कि आप कुछ गेन करें, कुछ लूज करें, या कुछ बेनिफिट लें या दें। बेनिफिट वर्ब के दोनों मीनिंग होते हैं, बेनिफिट देना, बेनिफिट लेना। तो स्टैंड टू गेन बेनिफिट लेने की पोजीशन में होना, स्टैंड टू लूज कुछ हारने की पोजीशन में होना। ठीक है ना, आप खड़े हो एक पोजीशन में, स्टैंड टू डू समथिंग। स्टैंड के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए, जैसे स्टैंड कैंसल्ड, स्टैंड डिसअपॉइंटेड, तो इसका मतलब है किसी अवस्था में होना। आई स्टैंड डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत निराशा भरी अवस्था में खड़ा हूं। समझ गए ना, पोजीशन में हूं मैं, डिसअपॉइंटमेंट की पोजीशन में हूं, तो आई स्टैंड डिसअपॉइंटेड। तीसरा मीनिंग है जी, स्टैंड के बाद नाउन आ जाए। अब मीनिंग यहां भी खड़ा होने का ही है, लेकिन इसका मतलब है किसी चीज के सामने खड़ा होना, फेस करना या टॉलरेट करना। आई कैन नॉट स्टैंड योर नॉइस, मैं आपके शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्टैंड दिस मिसचीफ, मैं इस जो है मिसचीफ को, शरारत को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो स्टैंड वर्ब जो है इस तरीके से इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव या नाउन जो रखा हो उसके हिसाब से अपना मीनिंग निकालेगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, एक बार फिर से सुन लो, पिछले 5 मिनट का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा करके समझा रहा हूं। यहां द लिखा हुआ है, द फर्म, यार क्या कर दिया मैंने, स्टैंड्स लिख दो, ठीक है। द फर्म स्टैंड्स टू लूज एवरीथिंग इफ द कोर्ट रूल्स अगेंस्ट देम। फर्म की जगह ही लिख दो, चलो, ही स्टैंड्स टू लूज, ठीक है। वो स्टैंड करता है या इस पोजीशन में है कि लूज कर देगा, हार जाएगा सब कुछ, अगर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे, इफ द कोर्ट रूल्स अगेंस्ट हिम। तो यहां पे स्टैंड प्लस में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ। द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स कैंसल्ड, कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टैंड करता है या अवस्था में है कैंसिल होने की, आफ्टर द डेडलाइन, इस डेडलाइन के बाद। डेडलाइन से पहले पहले जो है सो है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टैंड करता है कैंसल्ड। आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉइस, मैं इस नॉइस को और स्टैंड नहीं कर सकता, यानी इसको और ज्यादा फेस नहीं कर सकता। यहां पे नॉइस एक नाउन है, नाउन के फॉर्म में स्टैंड का मतलब होगा किसी चीज को सहना। दे विल नॉट स्टैंड इनजस्टिस इन देयर कम्युनिटी, वो स्टैंड नहीं करेंगे, सहेंगे नहीं इनजस्टिस को, नाइंसाफी को अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आज के क्विज में पूछा है मैंने, एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट, इसका हिंदी मीनिंग बताना। सबको आता है मुझे पता है, कोशिश करना कमेंट्स में डालने की। आई कैन नॉट स्टैंड बीइंग ट्रीटेड लाइक अ फूल, आई कैन नॉट स्टैंड बीइंग ट्रीटेड लाइक अ फूल। डालो कमेंट्स में, देखें कितने लोग इसको है ना फिगर आउट कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लास लेट है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे, फटाफट इसका मीनिंग निकाल लो जो लिखा हुआ है। चलिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई देना। रैशनलाइजिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स एंड शिफ्टिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स टू सेम स्लैब विल ऑल्सो रिड्यूस एम्बिग्विटी एंड लिटिगेशन। कह रहा रेशनलाइज करने का काम जो है, देखिए रैशनलाइज बना है रैशनल से, रैशनल मतलब लॉजिकल, रैशनलाइज करना यानी किसी चीज को लॉजिकली सही बनाना। कह रहा है जी सही बनाने का जो काम है इन स्लैब्स को, और शिफ्ट करने का जो काम है एक तरह के प्रोडक्ट्स को एक स्लैब में। कह रहा है ये रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, एक तो एम्बिग्विटी को और दूसरा लिटिगेशन को। एम्बिग्विटी, अनक्लैरिटी, याद है ना, चाहे पूछा मैंने आपसे पियोगे, आपने बोला हाँ छोड़ो, तो ये एम्बिग्विटी तो है जीएसटी में। पनीर की सब्जी कच्ची मंगाओ तो ज्यादा टैक्स है, पका के दो तो कम टैक्स है। तो कह रहा है ये दोनों काम करोगे तो रिड्यूस हो जाएगी, एक तो अनक्लैरिटी और दूसरा कोर्ट केस जो जीएसटी डिपार्टमेंट पे लिटिगेशन लगते हैं। कह रहा है विच आर द मेजर इश्यूज बिजनेसेस हैव विद द करंट जीएसटी सिस्टम। और कह रहा है ये दो वो बड़े इश्यू हैं, मेजर इश्यूज हैं जो बिजनेसेस रखते हैं, हैव करते हैं हाल फिलहाल के करंट जीएसटी सेटअप से। चलिए रैशनलाइजिंग की वर्ब है विल रिड्यूस, दोनों वर्ड्स की मीनिंग आपने देख ली है। विच आया इन दोनों के लिए, विच की वर्ब है आर, बिजनेसेस की वर्ब है हैव। कह रहा है जी फर्दर, while most of the focus has been captured by the rate restructuring proposals, the procedural reforms regarding registration, return filing and refunds are equally important. कह रहा है जी इससे भी आगे, ये तो ठीक है कोर्ट वोट केस हो जाएंगे कम। कह रहा है जहां जो ज्यादातर फोकस है, मोस्ट ऑफ द फोकस है, वो कैप्चर कर लिया गया है, उस फोकस को हमने पकड़ लिया है। और कैसे? रेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल से, जीएसटी की रेट को पुनर्निर्माण करके जो हमने प्रपोजल लाए हैं उससे हमारा ज्यादातर फोकस जो है हमने ले लिया है। सरकार ने सारा काम जो है मोटा मोटा कर दिया है।
कह रहा है वहीं पे जो सिस्टम में या प्रोसीजर में सुधार है, और किस चीज को लेकर के, इन चारों पांचों चीजों को लेकर के, नए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की रिटर्न को फाइल करना, जीएसटी का रिफंड लेना, कह रहे ये सब चीजें भी बराबरी तौर पे इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी कम कर देने से तो फायदा होगा कंज्यूमर को, थोड़ा जीएसटी को आसान भी बनाओ ताकि जो बिजनेस है उनको जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। मोस्ट ऑफ द फोकस की वर्ब है हैज बीन कैप्चर्ड, पैसिव वॉइस, कैप्चर का मतलब है किसी चीज को पकड़ लेना। रिफॉर्म्स की वर्ब है आर, प्रोसीजरल यानी जो प्रोसेस से रिलेटेड हो। मोस्ट से आगे द नहीं लगा, क्यों नहीं लगा भाई? क्योंकि मोस्ट आया है फोकस नाम के नाउन के लिए, याद है ना? ज्यादातर की बात हो तो द नहीं लगाना नाउन से पहले, और बहुत ज्यादा की बात हो, सबसे ज्यादा की बात हो, एडजेक्टिव से पहले तो द लगा देना है। तो वही कॉन्सेप्ट आपने देखा। कह रहे सिंप्लीफाइंग जीएसटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिड्यूसिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स बट ऑल्सो अबाउट मेकिंग इट इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर टैक्स पेयर्स टू नेविगेट द सिस्टम। कह रहे जो सिंप्लीफाई करने का काम है जीएसटी को, देखो सिंप्लीफाइंग जीरेंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म अगेन सब्जेक्ट का काम कर रही है। कह रहे ये जो काम है जीएसटी को आसान बनाने का, ये महज इस बारे में नहीं है कि आप रिड्यूस कर रहे हैं जो मल्टीप्लिसिटी है या जो बहुत आयामी, बहुत ज्यादा एस्पेक्ट वाले जो रेट्स हैं, 5%, 12%, 28%, आदमी पागल हो जाए, मतलब कितना जीएसटी देना है, किसको देना है। कह रहे सिंप्लीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स को जो है हटा रहे हो, कम कर रहे हो, बल्कि वो इस बारे में भी है कि आप इस चीज को इजी बनाओ और कम टाइम कंज्यूमिंग बनाओ टैक्स पेयर्स के लिए, कि वो नेविगेट कर सके इस सिस्टम को, आसानी से अपनी रिटर्न फाइल कर सके। टैक्स पेयर कौन है? हमसे टैक्स लेके बिजनेस जो है सरकार को टैक्स देते हैं। चलिए सिंप्लीफाइंग की वर्ब है इज, मल्टीप्लिसिटी आपने देख लिया, मल्टीपल टाइप ऑफ रेट्स है ना। चलो अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पहले पूछा था, शुरू में पूछ लिया था एक, कि क्या गलती है उसमें, मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर यहां पे कॉस्टली की जगह पे था ना कुछ, कॉस्टली की जगह पे कॉस्टलियर लगा दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग को मोर टाइम कंज्यूमिंग लिखना पड़ेगा। एडजेक्टिव की जब दो डिग्रियां एंड से जुड़ी हों तो कोशिश करें दोनों डिग्रियां सेम टाइप की हों, शुरू वाली पॉजिटिव तो बाद वाली पॉजिटिव, शुरू वाली कंपैरेटिव तो बाद वाली भी कंपैरेटिव, यहां सुपरलेटिव तो यहां भी सुपरलेटिव। तो अगर कॉस्टली का कॉस्टलियर बनाओगे भाई साहब, इसको कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो बाद वाली को भी मोर लगा के कंपैरेटिव में चेंज करना होगा। वही काम यहां भी हुआ है, यहां पे कंपैरेटिव लगी हुई थी इजियर, तो बाद में देखो लेस टाइम कंज्यूमिंग करके आपने इसको भी कंपैरेटिव बनाया। ठीक है, अब इसमें यह मत बोलना सर मोर से कंपैरेटिव बनती है, नहीं नहीं, लेस से भी बनती है। मोर का मतलब है ज्यादा, लेस का मतलब होता है कम। समझ पा रहे हो भाई? कोई चीज है, मान लो आपने एक्सपेंसिव लिखा, मोर एक्सपेंसिव यानी ज्यादा एक्सपेंसिव, ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, मान लेता हूं मैं, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में कंपैरेटिव बनेगी लेस से। लेस एक्सपेंसिव यानी कम महंगा, तो लेस से भी आप कंपैरेटिव बनाते हैं। नेविगेट करना यानी किसी रास्ते से गुजरना। कह रहा है जी ईजिंग रजिस्ट्रेशन, सिंप्लीफाइंग रिटर्न्स एंड स्पीडिंग अप रिफंड्स देयरफॉर आर वेलकम इंप्रूवमेंट्स द सेंटर इज परस्यूइंग। कह रहा है जी इस प्रकार से अगर देखा जाए ना, तो रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना ईजिंग, सिंप्लीफाई करना या सिंपल बनाना रिटर्न को, और फास्ट बनाना रिफंड्स को, ये तीनों काम इस प्रकार से वेलकम इंप्रूवमेंट्स हैं, स्वागत करने लायक सुधार हैं, जिनको सेंटर परस्यू कर रहा है या जिनका वो पीछा कर रहा है। परस्यू कर रहे हैं, आप किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सेंटर जो ला रहा है ये सारे सुधार बड़े वेलकम करने लायक है। अब इस सेंटेंस में देखने वाला ये है ईजिंग, सिंप्लीफाइंग और स्पीडिंग अप, तीनों जिरेंट्स हैं और तीनों की वर्ब है आर। ध्यान ये रखना है, आपका एग्जामिनर आपको बुद्धू बनाएगा, यहां ईजिंग लिख के जीरेंट बना देगा, ये दूसरा जीरेंट बना देगा G2, लेकिन यहां लिख देगा स्पीड अप। अरे भाई तीन सब्जेक्ट बन रहे हैं तो तीनों आईएनजी फॉर्म में होंगे ना, वर्ब तीनों एक जैसी होंगी, तो ईजिंग, सिंप्लीफाइंग एंड स्पीडिंग अप ऐसा ही होना चाहिए। तो स्पीड अप लिख के अगर छोड़े तो समझ जाना। चलो तो ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, इस पे कुछ क्वेश्चंस बना करके लाया था मैं। द मेथड इज फास्टर एंड चीप देन द ओल्ड वन। ये मेथड जो है फास्ट है या ज्यादा फास्ट है और सस्ता भी है पुराने वाले से। अब आप बोलोगे सर फास्टर को फास्ट बना देता हूं तो चीप से ये मैच हो जाएगा, यहां भी पॉजिटिव बन जाएगी, यहां भी पॉजिटिव बन जाएगी, एंड से जुड़ जाएंगे तो मामला सेट हो जाएगा। ध्यान देना है, सेंटेंस में लकीर का फकीर नहीं बनना है, सर इसको मैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना दूं तो ये भी पॉजिटिव, देखो देन लगा हुआ है,
देन क्या कहता है, देन कहता है कंपैरेटिव डिग्री लाओ। तो बजाय इस कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलने के, इस पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलो। इज फास्टर एंड चीपर देन। ठीक है, अगर देन ना होता फिर आप दोनों में से जो चेंज करना है कर लो, एग्जामिनर ने जैसा आपको क्वेश्चन दिया है ना। लेकिन अगर आपको देन दिया है तो वो हिंट देना चाह रहा है कि भैया इसको मत चेंज करना, इसको चेंज करो। द आंसर वॉज क्लियर एंड कंसाइज लिविंग नो कंफ्यूजन। आंसर जो है साफ था और कंसाइज यानी छोटा सा था, कोई भी कंफ्यूजन को ना छोड़ते हुए। अब इस केस में क्लियरर का क्लियर बना दो, या फिर कंसाइज इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल दो, मोर कंसाइज लिख दो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। दैट वॉज द बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक ऑफ हिज करियर। इस क्वेश्चन का सही फॉर्म करके कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, कैसे चेंज करोगे एडजेक्टिव की डिग्रियां, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। अटेम्प्ट तो करो, कमेंट्स में डालना, फिर आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को सही करना है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी, कंबाइंड विद द न्यू इनकम टैक्स बिल एंड द रीजिग ऑफ द इनकम टैक्स स्लैब्स इन दिस ईयर बजट्स, these GST reforms will highlight 2025 as a watershed year for tax reform। कह रहा है जी कंबाइंड विल होकर के, जुगलबंदी में आकर के, और किसके साथ, नया जो इनकम टैक्स बिल है और जो रीजिग हुआ है, रीजिग का मतलब होता है रीस्ट्रक्चर, चीजों को ऊपर नीचे करना, जो रीजिग हुआ है इनकम टैक्स की स्लैब्स में इस साल के बजट में। कह रहा है ये जो दोनों चीजें आई हैं पहले, इनके साथ कंबाइंड होकर के, इनके साथ मिलके अब जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं ना मिलके, वो हाईलाइट करेंगे 2025 को एक मील के पत्थर जैसे साल की तरह टैक्स रिफॉर्म की जर्नी में, है ना। आज से 20 साल बाद याद किया जाएगा कि सन 2025 में कुछ किया था सरकार ने, वाटरशेड मूवमेंट हो जाएगी सबके लिए। और ये होगा डायरेक्ट एज वेल इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। डायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा हो गया है इनकम टैक्स की फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, उसमें भी सुधार हुए हैं। चलिए, रिफॉर्म्स की वर्ब है विल हाईलाइट। जब रिफॉर्म्स कंबाइंड विद होंगे, जुगलबंदी में होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंबाइंड, इन दोनों चीजों से, तब वो ये हाईलाइट करेंगे। वाटरशेड, लैंडमार्क, माइल पोस्ट, टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, याद है ना, बड़ा कोई हिस्टोरिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है व्हाइल द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड एन ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ व्हाट द रेवेन्यू इंपैक्ट ऑफ दीज रिडक्शंस विल बी, sources have said that it expects a hit। कह रहा जी जहां वाइल ऐसा हुआ, वाइल बताता है कॉन्ट्रास्ट को, जहां ऐसा हुआ वहां कैसा हुआ। कह रहे जहां ऐसा हुआ कि सरकार ने कोई भी मेक नहीं किया है ऑफिशियल एस्टिमेट। मेक करना किसी ऑफिशियल एस्टिमेट को, यानी किसी सरकारी या औपचारिक जो है अंदाज को बताना, तो इन्होंने कोई सरकारी अंदाज नहीं बताया है। और किस चीज का, कि क्या रेवेन्यू इंपैक्ट होगा इन सारे रिडक्शंस का, व्हाट द रेवेन्यू इंपैक्ट ऑफ दीज रिडक्शंस विल बी। कह रहा है वहीं पे सूत्रों से पता चला है, सोर्सेज हैव सेड, उन्होंने बताया कि ये सरकार जो है ना एक्सपेक्ट कर रही है, आशा कर रही है अपने रेवेन्यू में एक हिट को या गिरावट को। तो कितनी होगी ये नहीं पता, लेकिन ये पता लगा सरकार को ऐसा लगता है गिरावट होगी। सरकार की वो है, गवर्नमेंट की हैज नॉट मेड एन ऑफिशियल एस्टिमेट, सोर्सेज की हैव सेड, इट आया है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स अ हिट, रेवेन्यू इंपैक्ट की वो है विल बी। कह रहा है 2 years ago द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड एस्टिमेटेड दैट द एवरेज जीएसटी रेट वाज 11.6%। कह रहे 2 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा एस्टिमेट किया था, हैड एस्टिमेटेड, कि जो एवरेज जीएसटी है वो 11.5% है, 11.6% है। विच इज नाउ एक्सपेक्टेड टू फॉल सब्सटेंशियली, जिसको अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हाल में जिससे आशा हो रही है कि ये गिरेगा काफी ज्यादा सब्सटेंशियल मैनर में। सिंपल सा सेंटेंस है, पहले इतना था अब लगता है इससे कम जो है, एवरेज इतना हुआ करता था अब इससे और कम हो जाएगा। आरबीआई की वर्ब है हैड एस्टिमेटेड, रेट की वर्ब है वाज, विच आया रेट के लिए, विच की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। कह रहा है हाउएवर द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड अ वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस विल ऑफसेट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू लॉस। कह रहे लेकिन सरकार भी कॉन्फिडेंट है कि जो एक इंक्रीज आएगा कंजम्पशन में, बढ़ावा आएगा कंजम्पशन में, और जो एक टैक्स बेस में वाइडनिंग होगी, ज़्यादा लोग जो है टैक्स भरेंगे, जीएसटी भरेंगे, क्योंकि टैक्स कम है पहले से, तो ये ऑफसेट कर देगा, भरपाई कर देगा ज़्यादातर जो है सरकारी रेवेन्यू के घाटे की।
चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है इज, इंक्रीज और वाइडनिंग दोनों की वर्ब है विल ऑफसेट। ऑफसेट करना, दो चीजों को बराबर करके भरपाई करना। भाई पहले आपने 28% जीएसटी लगाया था, 100 रुपए की बिक्री होती थी, 28 रुपए सरकार के पास जाते थे। अब 28 को आपने 12 कर दिया। अब बिक्री भले ही 100 12% टैक्स आएगा, लेकिन हो सकता है बिक्री 180 रुपए की हो जाए, 180 का 12% आए तो हो सकता है सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलने लगे। तो सरकार इस चीज़ के बारे में होपफुल है कि लोग ज़्यादा माल खरीदेंगे, इससे कम दरों पे भी सरकार को ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से इसकी रीडिंग लेनी है पहले। चलिए, कह रहे विद लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स सेट टू बी टैक्स्ड एट जस्ट 5%, द इंसेंटिव्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कैम्स एंड टैक्स इवेजन्स विल ऑल्सो बी सब्सटेंशियली रिमूव्ड। कह रहे इस घटना के साथ ही विद एक बहुत बड़े नंबर या आंकड़े के, और वो है आइटम्स का जो सेट है, तैयार है कि वो टैक्स किया जाएगा सिर्फ 5% पे। कह रहे ज़्यादातर आइटम्स पे 5% जीएसटी लगने के साथ जो इंसेंटिव है या जो फायदा है इनपुट टैक्स के स्कैम को लेके, घोटाले को लेके, और टैक्स के इवेजन को लेके, टैक्स की चोरी को लेकर के, ये भी बहुत कम हो जाएगा। जब कोई चीज पे 28% टैक्स लगता था तो लोग घोटाला करते थे, जीएसटी की चोरी करते थे। अब 5% लगता है तो कौन माथा मारेगा? हर आदमी सोचेगा यार क्यों अपने को गलत काम करना, दे दो 5% सरकार को, जान छुड़ाओ। तो ये दोनों चीजें भी कम होंगी। इंसेंटिव होता है किसी चीज का फायदा, इंसेंटिव विल बी रिमूव्ड, इट विल बी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। कह रहा है अ विलिंगनेस टू रिस्क सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्डर टू बूस्ट domestic consumption bodes well for the economy, especially at a time when export demand is faltering due to tariff uncertainties। कह रहा है अच्छी बात यह है कि जो एक विलिंगनेस है सरकार की, देखिए विलिंग यानी इच्छुक, तैयार, किसी काम को करने के लिए राजी, तो विलिंगनेस यानी राजी होना। कह रहे जो सरकार की तरफ से जो रजामंदी है कि वो रिस्क में डाल सकती है थोड़े बहुत अपने रेवेन्यू को, या जोखिम उठा सकती है। और क्यों? ताकि वो बूस्ट कर सके डोमेस्टिक कंजम्पशन को आम आदमी में, या डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है जो आप और मैं खर्चा कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ताकि वो बढ़ा सके डोमेस्टिक कंजम्पशन को। कह रहा है ये चीज़ जो है ना बोर्ड वेल करती है, या बहुत अच्छा बताती है पूरी इकॉनमी के लिए, फॉर द होल इकॉनमी। और ख़ास करके तब, स्पेशली एट ए टाइम जब एक्सपोर्ट की डिमांड जो है फॉल्टर कर रही है या लड़खड़ा रही है, और किस वजह से? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आने वाले टैरिफ की अनसर्टेनिटीज की वजह से। ठीक है, 1 मिनट चार्ज पर लगा रहा हूं मैं, लैपटॉप को, बंद हो जाएगा बीच में। चलो सेंटेंस का मीनिंग तो आपने निकाल ही लिया। विलिंगनेस की वर्ब है बोर्ड्स वेल, ठीक है, पिंक कलर में होनी चाहिए थी। बोर्ड करना यानी बताना आगे के बारे में, बोर्ड वेल यानी अच्छी इंडिकेशन देना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है बोर्ड इल, है ना, बुरी बातें बताना, आगे के वक्त, आगे के बारे में बुरे अंदेशे देना। तो ये बड़ा अच्छा अंदेशा देती है विलिंगनेस बोर्ड्स वेल। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस मकसद से, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करें। यहाँ पे बूस्टेड, बूस्टिंग ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। इन ऑर्डर टू प्ले, इन ऑर्डर टू ईट, इन ऑर्डर टू बूस्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिमांड की वर्ब है इज फॉल्टरिंग, फॉल्टर करना, लड़खड़ाना। लास्ट में कह रहा है इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स विल रिएक्ट टू दिस प्रपोज्ड रेवेन्यू सरेंडर। कह रहा है अब ये भी देखना बाकी है कि कैसे, इट रिमेन्स टू बी सीन, ये बाकी है देखा जाना कि हाउ, कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना रिएक्शन देंगी या रिएक्ट करेंगी इस रेवेन्यू सरेंडर के सामने, या जो प्रपोज्ड है। भाई रेवेन्यू कम होगा, जीएसटी कम होगा तो स्टेट का हिस्सा भी कम हो जाएगा। तो अभी ये देखना बाकी है कि स्टेट गवर्नमेंट वाले इस चीज को कैसे लेते हैं। चलिए, इट की वर्ब है रिमेन्स, रिमेन का मतलब बाकी, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्ब है रिएक्ट, रिएक्ट के बाद में टू लगा के बताएं जिस चीज के सामने आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रेवेन्यू सरेंडर यानी सरकार सामने से रेवेन्यू कम कर रही है, अपना जीएसटी घटा रही है, तो जीएसटी को, रेवेन्यू को सरेंडर कर रही है। चलिए लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल छोटा सा है, इसकी एक रीडिंग लो फटाफट। चलिए, कह रहा जी दे हैव ऑलरेडी बिन लॉबिंग द 16th फाइनेंस कमीशन टू इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्स। कह रहे जो दे है ना यानी स्टेट्स है, अगेन देखो राज्यों के लिए स्टेट्स लिखा है, राज्य जो है पहले से ही लॉबी कर रहे हैं या फिर प्रेशर डाल रहे हैं। लॉबी करना यानी एक गुट बना करके किसी सरकार पे अपने हिसाब से कानून बनाने का प्रेशर डालना। स्टेट्स पहले से ही प्रेशर डाल रहे हैं
16वें फाइनेंस कमीशन पे कि वो इंक्रीज करे शेयर को या हिस्से को स्टेट्स का सेंट्रल टैक्सेस में। तो टैक्स जो भी लगता है जीएसटी वीएसटी, उसका एक हिस्सा सेंटर या सेंटर के पास एक स्टेट के पास जाता है। स्टेट जो है पहले से ही प्रेशर डाल रही है हमारा हिस्सा बढ़ाओ। कह रहे दीज टैक्स कट्स विल ऑल्सो मेक इट इवन मोर अनलाइकली दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अ मेजर सोर्स ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू विल बी इंक्लूडेड इन द जीएसटी एनी टाइम सून। कह रहा है ये जो टैक्स की कट्स है ना, ये भी इस चीज को और ज्यादा अनलाइकली बनाती हैं या असंभावित बनाती हैं कि जो पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, गैसोलीन, सीएनजी, है ना, पेट्रोल, जो कि एक मेजर सोर्स है स्टेट के रेवेन्यू का, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा जीएसटी में जल्दी में ही, हाल ही में या एनी टाइम सुन। तो अभी तक पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, सारा पैसा टैक्स का पेट्रोल का या डीजल का स्टेट गवर्नमेंट कमाती है। तो अब जीएसटी जैसे ही कम किया जाएगा बाकी चीजों पे, तो इस चीज के आसार बहुत कम हो जाते हैं कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगेगा, है ना। ऑलरेडी स्टेट को नुकसान हो रहा है, तो पेट्रोल का जीएसटी सारा रख लेती है, या वो बिल्कुल नहीं देंगी सरकार को, जीएसटी लगने को बिल्कुल मना बोल देंगी। कट्स की वो विल मेक इट मोर अनलाइकली, या असंभावित प्रोडक्ट्स की वो विल बी इंक्लूडेड। चलिए, कह रहा है जी पॉलिटिकली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट्स टू डायरेक्टली अपोज दीज रेट कट्स। कह रहा है अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो ये बड़ा मुश्किल होगा इन स्टेट्स के लिए सीधे तौर पे अपोज करना या अपनी अपोजिशन को दिखाना इन रेट रिडक्शंस का। भाई जीएसटी 28% लगता था, 14% सेंटर के पास, 14% आपकी स्टेट के पास, अब 28 से मान लो 12 हो गया, तो सेंटर का 6, स्टेट का 6। तो स्टेटें जो है थोड़ा विरोध तो बता ही सकती है कि हमारा क्यों कम कर रहे हो, नुकसान होगा हमें, कह रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पे ये ऐसा नहीं करेंगी, बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए खुले तौर पे जीएसटी की रेट को अपोज करना। कह रहा जी बट दे माइट इंस्टेड प्रेशर द सेंटर फॉर कंपनसेशन वंस अगेन। कह रहे लेकिन वो इसके बजाय इंस्टेड प्रेशर कर सकती हैं, दबाव डाल सकती हैं सेंटर पे या केंद्र सरकार पे कि उनका जो कंपनसेशन का पैकेज था वो फिर से शुरू किया जाए। तो एक जीएसटी कंपनसेशन सबको स्टेट्स को मिलता था जो भी बंद हुआ है, उसको फिर से स्टार्ट किया जाना हो सकता है, शुरू करना पड़े। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना, आपका नुकसान हुआ, आपको कुछ हर्जाना मिले, कंपनसेशन। चलिए 8 की वो विल बी दे आया स्टेट्स के लिए, दे माइट प्रेशर द सेंटर। करेक्ट, क्रूशली द स्टेट्स विल बी रीचिंग आउट टू द स्टेट्स और द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू पुट फोर्थ इट केस। कह रहा है जी क्रूशली अगर देखा जाए, गंभीर तौर पे देखा जाए, तो सेंटर जो है ना अब रीच आउट टू करेगा। रीच आउट टू करने का मतलब होता है जाना, अप्रोच करना, सामने से मिलना। तो सेंटर एक एक स्टेट से मिलेगा, बात करेगा अगले कुछ हफ्तों में, ताकि वो पुट फोर्थ कर सके, सामने रख सके उनके अपना केस या अपनी बात को। भाई हमें जीएसटी कम करना है, जरूरी है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है, तो सारी बात जो है सेंटर जो है स्टेट्स को फोन कर करके बताएगा। सेंटर की वो विल बी रीचिंग आउट टू, रीच आउट टू करना, किसी को अप्रोच करना, किसी से बात करना, पुट फोर्थ करना यानी किसी के सामने फोर्थ किसी चीज को रखना। पुट यानी रखना, फोर्थ यानी सामने। अगर अपनी बात आपके सामने रखूं तो आई एम पुटिंग फोर्थ माई केस इन फ्रंट ऑफ यू। करेक्ट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट देयर कंसर्न्स आर टेकन ऑन बोर्ड एज वेल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके जो कंसर्न है, देयर कौन है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो चिंताएं हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए साथ ही साथ। ऑन बोर्ड होता है सफर में साथ। अगर कोई चीज ऑन बोर्ड है तो उस चीज को आपने कंसीडरेशन में, सफर में, जर्नी में एक साथ अपने साथ में ले लिया है। तो ये भी जरूरी है, स्टेट्स को भी साथ में उनकी चिंताओं को लेके चले। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, लंबा आर्टिकल और आज लेट भी काफी हो गया। होपफुली ये क्लास का बेनिफिट आप सुबह ले लेंगे अगर रात में नहीं ले पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ये सजेस्ट करता है कि स्टेट्स जो है अपोज करेंगी जीएसटी रेट्स को डायरेक्टली। तो वो सजेस्ट, ठीक है बात, वो डायरेक्टली अपोज नहीं करेंगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली अपोज किया तो आम आदमी जो है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे क्या है भाई, सरकार कम कर रही है जीएसटी, तो तुम क्यों बीच में, है ना। तो वो क्या तरीका आजमाएंगी, अगर वो सीधे सीधे जो है अपोज ना कर पाए, नहीं कर पाएंगी वो, तो उनके पास क्या तरीका बचा। आंसर देखो, 4 ऑप्शंस आपको दिए, खुद से ट्राई दो, बड़ा आसान है भाई। सीधा तरीका यही बचा कि सीधे तरीके से अपोज नहीं करेंगे, गुप चुप करके जो है अपना अपोजिशन दिखाएंगी। सटल वे में रजिस्ट करेंगी, वो सटल का मतलब होता है गुपचुप तरीके से। और कैसे, वो डिमांड करेंगी कंपेंसेशन, सेंटर को कंपेंसेशन हर्जाने के लिए बोलेंगी, हर्जाना हमें ही देना है, जीएसटी के ऊपर सेस लगेगा 2%,
12% वाला जीएसटी 14% लगेगा। तो वो गुपे चुपे तरीके से हमसे स्टेट गवर्नमेंट पैसा निकलवाएंगी, सेंटर को डिमांड करेंगी कंपेंसेशन हर्जाने के लिए। चलिए फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, बी आंसर बनेगा इसका। कह रहे जी सरकार का रेवेन्यू लॉस का जो कॉन्फिडेंस है कि वो लॉस जो है ऑफसेट हो जाएगा, भरपाई हो जाएगी, वो किस बिना पे बना हुआ है? सरकार को ऐसा क्यों लगता है जीएसटी कम करके भी सरकार को ज्यादा कमाई में नुकसान नहीं होगा? सिंपल, जीएसटी कम हुआ चीजें ज्यादा बिकेंगी तो कम टैक्स पे भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, कम रेट पे भी, है ना। कंज्यूमर्स विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज स्पेंडिंग ड्यू टू लोअर टैक्स बर्डन्स, और इससे 12% पे भी जीएसटी जो है 28% रेट से ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। चलो इसमें आंसर बन जाएगा बी, फर्स्ट में भी आंसर बनेगा बी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपको खुद से सॉल्व करने हैं। आज मैंने एरर के 5 क्वेश्चन बनाए हैं इस बड़े से सेंटेंस में, मजा आएगा आपको पढ़ के। और जहां एरर्स मिलेंगी वहां पे मैंने ठीक है ना, कुछ मैंने एरर्स डाल दिए हैं, देख लो। 1 2 3 4 5, यहां जो अंडरलाइन है यहां 5 एरर्स हैं और बीच में 3 वोकैब के क्वेश्चंस हैं। सबके आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाले हैं, चेक कर लेना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना इस लेट नाइट क्लास के कमेंट सेक्शन में। कल आपसे मुलाकात होगी, अंटिल देन साइन आउट।